हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे इतिहास के सबसे मस्त और सबसे अच्छी क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो फ्रेंड, हम लोग अपने पिछली क्लास में ये जाने थे इतिहास क्या होता है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इतिहास के अध्ययन के स्रोत में हम लोग पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। आखिर पुरातात्विक स्रोत क्या होता है जो इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है। जैसे मैं बता दूं, पुरातात्विक स्रोत जैसे खुदाई के दौरान हमें कुछ सिक्का मिलता है। अब सिक्का का अध्ययन करके हमें ये पता लगाया जाता है कि ये सिक्का इस काल से संबंधित है। ठीक है, तो हम इतिहास को एकदम सरल माध्यम से जान जाते हैं। ठीक है, कि ये इतने साल पुराना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्का क्या होता है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब प्राचीन काल में सर्वाधिक सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे। अशुद्ध सोने के सिक्के और शीशे के सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे। तो आइए मैं बता देता हूँ। सिक्के के अध्ययन की बात की जाए तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, जो हिंदी में मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात की जाए कि सर्वाधिक सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे, तो गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे। अगर शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। अगर बात की जाए शीशे के सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे, तो वो है सातवाहन शासकों द्वारा। ठीक है, आशा करते हैं ये रिवीजन आप लोगों को पसंद आएगा। अब बात की जाए सिक्के से भी इम्पोर्टेंट जो इतिहास को जानने में हमें एक सरल और एक सुगम रास्ता प्रदान करता है, तो वो है अभिलेख। अभिलेख के माध्यम से हम लोग किसी भी कालखंड को आसानी से जान पाते हैं कि ये अभिलेख इस काल से मतलब संबंधित है। ठीक है, जैसे कोई मैं बताया था कार्बन डेटिंग, जैसे अभिलेख मिला, अब उसके कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि ये अभिलेख इस राजा से या इस काल से संबंधित है। ठीक है, तो आइए आज अभिलेख के बारे में जानेंगे कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख से आशा आप लोग ये लगा पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभिलेख। देखिए, अभी मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, लेख मतलब लिखा हुआ। ठीक है, तो यानी ये जो भी अभिलेख मिले हैं हमें उसमें कुछ नीति बताया गया होता है, कुछ तथ्य होता है जो निर्देशित किया होता है कि अपने जनता द्वारा निर्देशित किया होता है कि ये चीज़ आपको करना है। राजाओं द्वारा या किसी मंत्री द्वारा ये बताया गया रहता है कि आप लोग को ये चीज़ करना है। ठीक है, वही अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख को आइए परिभाषा के माध्यम से जानते हैं क्या होता है। अभिलेख की बात की जाए तो मैं बताया नीति, किसी नीति या तथ्यों को लंबे समय तक इस प्रकार से सुरक्षित रखना कि उसका अस्थायी सबूत बना रहे, स्थायी सबूत बना रहे। ठीक है, मैंने क्या होता है, किसी नीति या तथ्यों को लंबे समय तक इस प्रकार से सुरक्षित रखना कि उसका अस्थायी सबूत बना रहे। जैसे आप कागज़ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं, अगर उसे 2-4 साल 5 साल बाद अगर उसका आप लोग केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो वो आपका जो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट अगर धीरे से भी करेंगे तो फट जाता है। अब क्या किया गया, ये पुराने समय में अक्सर देखा गया। पहले तो ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लैपटॉप और फ़ोन है, ये है, स्मार्ट बोर्ड आ गया है आजकल। तो ये सब के माध्यम से हम लोग अपने तथ्यों, अपनी नीतियों को काफ़ी अच्छे तरीके से रख पाते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या किया जाता था, कुछ पहले तो शासन होता ही था, भले से वो राजा द्वारा किया जाता था अपने समाज के द्वारा में लागू करने के लिए। तो अब कोई भी समाज है, कोई भी राजा है, अब राजा तो चाहेगा कि ये भी काम किया है, ये भी काम किया है, इसको भी बराबर मजदूरी मिले, इसे भी बराबर मजदूरी मिले। तो ये नियम कानून होना चाहिए ना कि इसे भी वही मजदूरी मिले और इसे भी वही मजदूरी मिले।
जैसे आजकल क्या होता है, औरत और आदमी, पहले क्या होता था, जो आदमी लोग थे उनके काम को अलग देखा जाता था और औरतों के काम को अलग से देखा जाता है। लेकिन इस समय सरकार ने क्या किया है कि जो भी काम, अगर एक काम है, मान लीजिए ये काम है, इसे औरत करेगी तो भी वही मजदूरी मिलेगी, और इसे आदमी भी करेगा तो वही मजदूरी इसे भी मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि ये एक ही काम था, लेकिन औरत भी करती थी, उसे अलग मजदूरी मिलती थी, और आदमी लोग करते थे तो उसे अलग मजदूरी मिलती थी। तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या किया जाता था, एक कानून का निर्माण किया जाता था या नियम बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, नीति। अब इन नीतियों को क्या किया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों पे उत्कीर्ण कराया जाता था। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया जाता था और लगवाया जाता था जगह जगह पे, और ये पढ़वाया जाता था कि राजा ये कहना चाहते हैं, आप लोग को ये मानना होगा। ठीक है, वही चीज़ आजकल खुदाई के माध्यम से मिलता है, तो हम लोग ये जान पाते हैं कि ये राजा ने ये चीज़ अपनी जनता के लिए कही है। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब बात करते हैं, ये तो हम लोग जान गए अभिलेख क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं और कौन सा वो अभिलेख है। तो लिखेंगे भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख है जो कहाँ से मिला है, जो मध्य एशिया से। कहाँ से मिला है, मध्य एशिया से मिला है। हमारा सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, बोगाज कोई अभिलेख जो मध्य एशिया से मिला है। अब इसमें क्या मिलता है, अब ये इतिहास के बारे में हमें क्या बताता है, तो आइए जानते हैं। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बोगाज कोई अभिलेख, नहीं एक बार लिखेंगे बोगाज कोई अभिलेख से, बोगाज कोई अभिलेख से हमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। जो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहले पे हैं इंद्र, दूसरे पे हैं मित्र वरुण, तीसरे पे हैं मित्र, और चौथे पे हैं का नासत्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा, यहीं से मैं प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आप लोग बना पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न ये पूछेगा कि बोगाज कोई अभिलेख से हमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन इंद्र, नहीं मिलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, नहीं मिलते हैं, अब सही रहेगा। पहला रहेगा इंद्र, मित्र और वरुण, और चौथा हो जाएगा, चौथा बताइए।
मातृदेवी, मातृदेवी। ठीक है, अब आप लोग ये कमेंट में दीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आती है बात, जैसे अब इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिले हमें। ठीक है, वैदिक देवताओं के नाम मिल गए हैं। ठीक है, वैदिक देवताओं के नाम मिले। ठीक है, अब इसी से पता लगाया गया जो आर्य लोग भारत में आए थे, जो आर्य लोग भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य लोगों का जो सर्वाधिक मान्य मत है वो किस देश से आए थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? मध्य एशिया से। ठीक है, अगर बात की जाए अभिलेख के अध्ययन की, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, अब मिटाता हूँ। अब बात कर लेते हैं जो ये अभिलेख मिले हैं इस पे किस प्रकार की भाषा लिखी गई थी। जो मैं आज भाषा लिख रहा हूँ वो हिंदी है, जो कि लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। लेकिन उस समय जो अभिलेख मिले थे हमें किस भाषा में और किस लिपि में मिले हैं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात की जाए भाषा की, भाषा पहले क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। अब दूसरी और तीसरी सदी में इसी के अभिलेख मिला है, इसी भाषा में अभिलेख मिला है। ठीक है, अब बात की जाए तीसरी सदी में संस्कृत का अभिलेख मिलना प्रारंभ हो गया। तीसरी सदी में संस्कृत के अभिलेख मिलना प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि संस्कृत के अभिलेख किस सदी में मिलना स्टार्ट हुए थे, तो क्या बताएंगे? तीसरी सदी में। अगर यहीं पे बात की जाए संस्कृत का व्यापक उपयोग किस सदी में किया जाने लगा? किस सदी में किया जाने लगा? तो आंसर क्या रहेगा? चौथी व पाँचवीं सदी में इस संस्कृत भाषा की इतना व्यापक उपयोग किया जाने लगा अभिलेख लिखने में, तो यही है। ठीक है, अब बात किया जाए कि इस पे, अब भाषा तो हम लोग जान गए संस्कृत और प्राकृतिक भाषा थी ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन बात की जाए कि किस शैली में लिखी जाती थी, तो शैली हम जान लेंगे। लिपि पहला ब्राह्मी लिपि। क्या था? ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि क्या थी, आइए जानते हैं थोड़ा सा। ब्राह्मी लिपि लिखेंगे अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग दिखता था। ठीक है, व्यापक प्रयोग दिखता है। ठीक है, अब इसकी लिखने की शैली क्या थी? बाएं से कहाँ से लिखे थे? बाएं से दाएं लिखा जाता था। ठीक है, अब बात की जाए दूसरे की, खरोष्ठी लिपि। अब कुछ अभिलेख लिखेंगे, कुछ शिलालेख में मिलता है। अशोक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अशोक के लिखेंगे यहाँ पे। अशोक के कुछ शिलालेखों में इसका उपयोग मिलता है, जो कि जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, अब तीसरी बात की जाए वो है यूनानी व आर्मेइक
आरामिक लिपि, ठीक है। अब ये लिपि क्या थी? अब इन लिपियों का उपयोग लिखेंगे, इन शैलियों का उपयोग, शैलियों या लिपियों का, शैलियों या लिपियों का उपयोग अफगानिस्तान व पाकिस्तान क्षेत्र में मिले अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इससे भी अच्छी क्लास अभी बाकी अभिलेख के बारे में आप प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी क्लास लाने की। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अभिलेख के 2-3 क्लास और होंगी, ताकि हम लोग थोड़ा विधिवत पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।